हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर्स की समरी जो नवंबर 2023 मंथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किए। तो चलिए, क्या क्या सर्कुलर्स इशू किए पहले ये देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नवंबर के महीने में 5 इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर सर्कुलर्स इशू किए। पहला सर्कुलर 6 नवंबर को इशू किया जो रिलेट करता था रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर्स क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। तो जो पेमेंट एग्रीगेटर्स की क्रॉस बॉर्डर, नॉट बोर्ड, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं, तो उनको लेकर के ये रेगुलेशंस हैं। सेकंड सर्कुलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर सर्कुलर है जो 7 नवंबर 23 को इशू हुआ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये मास्टर डायरेक्शंस किस किस चीज़ को कवर करती हैं? आईटी गवर्नेंस को, रिस्क कंट्रोल को, अश्योरेंस प्रैक्टिसेस को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर है, एक लंबा सर्कुलर है। तो ये मास्टर डायरेक्शन की फॉर्म में इशू किया गया। तीसरा सर्कुलर है इंपोर्ट ऑफ सिल्वर बाय क्वालिफाइड ज्वेलर्स। ये 10 नवंबर 2023 को इशू किया गया। देन रेगुलेटरी मेजर फॉर कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर्स, ये सर्कुलर 16 नवंबर को इशू किया गया। और लास्ट सर्कुलर इस महीने में आरबीआई मैकेनिज्म ऑन इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स थ्रू इंडियन करेंसी, इसको लेकर के ये सर्कुलर इशू हुआ 17 नवंबर 2023 को। इन सभी सर्कुलर्स में कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक नॉर्मल बैंकर को, जो सीआईबी के एग्ज़ाम में, जेआईबी के एग्ज़ाम में, प्रमोशन एग्ज़ाम में, प्रमोशन इंटरव्यूज़ में अगर वो अपीयर होने जा रहा है, तो ये सर्कुलर्स का रीडिंग उसके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। इनमें से कुछ सर्कुलर्स का डिस्कशन हम इसी सेशन में करने जा रहे हैं और बाकी सर्कुलर्स का क्या करना है वो भी मैं आपको इसके बारे में गाइड करूंगा। तो अंत तक इसको देखिए सो दैट आपको पूरा बेनिफिट हो। तो चलिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आरबीआई मैकेनिज्म ऑन इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज़। 11 जुलाई 22 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर इशू किया जिसमें जो इंटरनेशनल ट्रेड है हमारा, उसकी जो सेटलमेंट है उसको रुपी में किया जा सके, इसका एक मैकेनिज्म फ्रेमवर्क क्रिएट किया। अकॉर्डिंग टू फेमा डिपॉजिट रेगुलेशंस 2016 फॉर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शन विद एनी कंट्री इन इंडियन करेंसी, ED banks can open special rupee Vostro accounts, शॉर्ट में आप कहेंगे SRV अकाउंट ऑफ कॉरस्पोंडेंट बैंक्स ऑफ द पार्टनर ट्रेडिंग कंट्री। फेमा डिपॉजिट रेगुलेशंस 2016 क्या परमिट करते हैं AD बैंक्स को? AD बैंक्स ट्रेड ट्रांजैक्शन को किसी भी कंट्री के साथ इंडियन करेंसी में लेन देन करने के लिए, सेटल करने के लिए एक स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उन बैंकों का जो कंट्री के बाहर के बैंक्स हैं, उन कंट्रीज़ के वो बैंक्स हैं जो हमारे पास लेन देन कर रहे हैं, जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, तो वहाँ के बैंकों के इंडिया में स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट हमारे बैंक्स ओपन कर सकते हैं इंडिया के अंदर। इंडियन इंपोर्टर्स इंपोर्टिंग थ्रू इंडियन रुपीज़ can pay Indian rupees by crediting amount to SRV account of the correspondent bank of the partner country। अगर कोई इंडिया का इंपोर्टर है और उसने पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी में नहीं, इंडियन करेंसी में पेमेंट करनी है इस मैकेनिज्म के अंतर्गत, तो वो क्या करेगा? अपने अकाउंट को डेबिट करवा के वो उस इंडियन करेंसी अमाउंट को क्रेडिट करवा देगा SRV अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉरस्पोंडेंट बैंक, और वो कॉरस्पोंडेंट बैंक अपने एक्सपोर्टर को अकॉर्डिंगली यहाँ से पेमेंट का रिम्बर्समेंट कर सकता है। तो ये फैसिलिटी है इंडियन इंपोर्टर्स के लिए। इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए क्या फैसिलिटी है? इंडियन एक्सपोर्टर्स अंडरटेकिंग एक्सपोर्ट्स थ्रू सेम मैकेनिज्म, यानी इंडियन करेंसी के थ्रू सेटलमेंट का जो मैकेनिज्म है
तो ही शैल बी पेड द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स इन इंडियन करेंसी फ्रॉम बैलेंसेस हेल्ड इन डेजिग्नेटेड SRV अकाउंट। तो ये जो SRV अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है, इसी में से ही इंडियन एक्सपोर्टर को यहीं लोकली पेमेंट कर दिया जाएगा। यानी इंडियन इंपोर्टर अगर है तो वो इस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवा देगा, और इंडियन एक्सपोर्टर है उसको इसी अकाउंट में से पैसा इंडिया के अंदर ही मिल जाएगा। कुल मिला के इस पिक्चर को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर इंपोर्टर है तो SRV अकाउंट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट बैंक अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट कर देगा फॉर मेकिंग इंपोर्ट पेमेंट्स, और अगर वो एक्सपोर्टर है तो वहाँ उसको इसी अकाउंट में से पैसा मिल जाएगा, और इस प्रकार से ये सेटलमेंट पूरी हो जाएगी। अब हमने देखना है कि जो चेंज की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 17/11/2023 को, वो चेंज किया है। क्या किया है? RBI allowed AD category 1 banks maintaining SRV account according to this circular, so they can open additional special current account for its exporters exclusively for settlement of their export transaction। तो यहाँ पे तो परमिशन दिया गया था AD कैटेगरी बैंक्स को कि वो इस प्रकार के अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। तो अब परमिशन उनको क्या दिया है? अब उनको परमिशन दिया गया है कि ये जो एक्सपोर्टर्स हैं तो ये अब एडिशनल स्पेशल करंट अकाउंट खोल सकते हैं, और इस एडिशनल स्पेशल करंट अकाउंट को जो इंडियन करेंसी में ही ऑपरेट किया जाएगा, तो ये एक्सक्लूसिवली इन सेटलमेंट्स के लिए अकाउंट होगा। यानी ये कोई नॉर्मल करंट अकाउंट नहीं होगा, ये इन सेटलमेंट्स के लिए ही करंट अकाउंट होगा। सो दिस इज द चेंज विच इज विद रेफरेंस टू दिस मैकेनिज्म। तो आई होप दिस विल बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सभी को एकदम ये क्लियर हो चुका होगा कि ये क्या चेंज आया है, इंपॉर्टेंट चेंज है। यस, चलें अगले सर्कुलर को देखते हैं। अगला सर्कुलर रिलेट करता है कंज्यूमर क्रेडिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग पर्सनल लोन्स बट एक्सक्लूडिंग हाउसिंग लोन्स, व्हीकल लोन्स, एजुकेशन लोन्स, गोल्ड लोन्स। तो जिस रूल की हम बात कर रहे हैं उसमें दीज लोन्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो न जो नए रूल्स हैं वो किसके ऊपर हैं? तो बैंकों का जो कंज्यूमर क्रेडिट है इंक्लूडिंग पर्सनल लोन, इनको छोड़ करके उनके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस सर्कुलर के थ्रू इंक्रीज कर दिया है उनका रिस्क वेट। तो जब उनका रिस्क वेट इंक्रीज किया जाएगा तो हमें एडिशनल कैपिटल का प्रोविजन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहाँ ये चेंजेस हुई हैं और कितनी कितनी चेंजेस हुई हैं। तो कंज्यूमर क्रेडिट फॉर कमर्शियल बैंक्स, तो पहले ये रिस्क वेट हुआ करता था 100%, अब हो गया ये रिस्क वेट 125%। तो दिस मीन पहले अगर 1 लाख रुपए का लोन था तो उसकी रिस्क वैल्यू 1 लाख रुपए मानी जाती थी, लेकिन अब उसकी रिस्क वैल्यू 1,25,000 रुपये मानी जाएगी। और जब उसकी रिस्क वैल्यू इंक्रीज कर गई है तो 9% के रेट से या CCB 2.5% का जो रेट है, सो कुल मिला के 11.5% जो कैपिटल हम प्रोवाइड करते हैं। तो पहले ये कैपिटल 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए लोन के ऊपर प्रोवाइड की जाती थी, अब 1 लाख रुपए के लोन के ऊपर इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। दिस मीन वी हैव टू इंक्रीज द कैपिटल, और जब हम कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो कैपिटल की कॉस्ट है, और वो कैपिटल का कॉस्ट हम कैसे रिकवर करेंगे? हम इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे। तो नॉर्मली बैंक्स क्या करते हैं? तो जब इस प्रकार का चेंज आता है तो उन लोन्स की बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कंज्यूमर क्रेडिट की जो एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ से बनेगी, उसके लिए इन लोन्स के ऊपर बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे। अगर हम बात लेते हैं क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स की, तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों के अंदर जो क्रेडिट कार्ड के रिसीवेबल्स हैं, यानी जो अमाउंट हमने क्रेडिट कार्ड में बोरोर से रिकवर करना है, क्रेडिट कार्ड होल्डर से रिकवर करना है, तो उसका रिस्क वेट हो गया, अब पहले 125% था, अब 150% हो गया है। यानी 1 लाख रुपए की आउटस्टैंडिंग के ऊपर पहले हम 1,25,000 उसकी रिस्क वैल्यू लेते थे, अब उसकी रिस्क वैल्यू ली जाएगी 1,50,000 रुपए की।
इसी प्रकार से अगर हमारा कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर एनबीएफसीज का है, बैंकों का नहीं, कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज, तो उनको भी अपने रिस्क वेट को इंक्रीज करना होगा। सो 100% से उनका रिस्क वेट हो जाएगा 125%। तो यानी यहाँ पे हम कमर्शियल बैंकों का लें या एनबीएफसीज का लें, तो दोनों के केस में 100 से ये इंक्रीज होकर हो गया है 125%। अगर हमने लोन दिया है नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज को, तो उनके केस में भी हम रिस्क वेट जो हमारा एक्सपोजर है उसको बाई 25 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज कर देंगे। और ये इंक्रीज किसके ऊपर लागू होगा? ओवर एंड अबव रिस्क वेट एसोसिएटेड विद गिवन एक्सटर्नल रेटिंग। एनबीएफसी केसेस के अंदर हम एक्सटर्नल रेटिंग बेसिस के ऊपर ये रिस्क वेट बनाते हैं। तो जो भी एक्सटर्नल रिस्क रेटिंग बेसिस के ऊपर रिस्क वेट होगा उसमें हम 25 परसेंटेज पॉइंट्स को ऐड कर देंगे। इन ऑल केसेस वेयर एक्सटेंट रिस्क वेट अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल रेटिंग एनबीएफसी इज बिलो 100%। लेकिन ये करेंगे किन केसेस में? उन सभी केसेस के अंदर करेंगे हम जहां पे एक्सटर्नल रेटिंग को अडॉप्ट करते हुए जो रिस्क वेट है वो 100% से नीचे है, तो उन्हीं केसेस के अंदर हम करेंगे। लेकिन एचएफसीज के जो लोन्स हैं या एनबीएफसीज के जो लोन्स हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए एलिजिबल हैं, उन केसेस में हम ये रिस्क वेट इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे प्रायोरिटी सेक्टर के लोन्स महंगे हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे। ऑल टॉप अप लोन्स एक्सटेंडेड बाय रेगुलेटेड एंटिटीज। रेगुलेटेड एंटिटीज जैसे एनबीएफसीज हैं, बैंक्स हैं, अगर वो टॉप अप लोन एक्सटेंड करते हैं अगेंस्ट मूवेबल एसेट्स which are inherently depreciable in nature like vehicles, so they will be treated unsecured loans for credit appraisal, prudential limits and exposure purposes। तो जितने भी हम टॉप अप लोन्स अब देंगे मूवेबल एसेट्स के अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उन सभी केसेस के अंदर हम उनको अब अनसिक्योर्ड लोन्स क्रेडिट ट्रीट करेंगे कि वो हमारे सिक्योर्ड लोन्स नहीं होंगे टॉप अप लोन्स, वो अनसिक्योर्ड लोन होंगे। और उनको अनसिक्योर्ड लोन हम किस किस पर्पस के लिए ट्रीट करेंगे? चाहे हम क्रेडिट अप्रेजल करें, चाहे प्रूडेंशियल लिमिट्स का हम फिक्सेशन करें, चाहे एक्सपोजर पर्पस के लिए हम देखें। तो अब उन सभी लोन्स को टॉप अप लोन जो देंगे उनको अब अनसिक्योर्ड लोन की फॉर्म में ही देखा जाएगा। फ्रेंड, ये थे हमारे 2 इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स जिनको हमने पूरी डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप बाकी सर्कुलर्स को भी पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी हमारी इस वेबसाइट के ऊपर। आप इस लेसन के इमीडिएटली बाद जस्ट इस वेबसाइट को लॉगिन करें, इसके आरबीआई डायरेक्शन कॉलम में जाएं तो वहाँ पे आपको ऑल द 5 सर्कुलर का जो समरी है आपको अवेलेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको यूजफुल नहीं लगा तो इसको डिसलाइक करके ज़रूर जाइएगा, लेकिन अगर ये आपको यूजफुल लगा है तो मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से, तो आपको इसे लाइक करने में संकोच नहीं होना चाहिए। सो जब वीडियो कंटेंट यूजफुल लगे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आप इनको शेयर करिए, इसके लिंक को अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स इसका बेनिफिट ले सकें। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया लेकिन बेल आइकन को पुश नहीं किया है तो बेल आइकन को ज़रूर पुश करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिलते रहें और हमारी किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करें। तो चलिए अब इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।